अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपना यूनिट 2 यानी चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो देखो भाई, मैट्रिक्स जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये चैप्टर यानी ये जो मैट्रिक्स हैं ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 इक्वेशंस हैं तो वो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करा लेते हो, लेकिन अगर आपके पास 3 इक्वेशंस हैं तो उन 3 इक्वेशंस के अंदर आपके पास जो है वो 3 वेरिएबल्स होंगे और तो उन 3 वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व कराना मुश्किल होगा। तो इसलिए उन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स में डाल देते हो, उनका मैट्रिक्स बनाकर सॉल्व कर देते हो। तो वो मैं आगे आने वाले वक्तों में भी आपको समझाता रहूँगा कि मैट्रिक्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्सरसाइज के साथ साथ देता रहूँगा। अच्छा, आज जो है वो एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर 4 आज की वीडियो में करेंगे, ठीक है। और जो है हमारा ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 जो अपलोड करूँगा उसमें आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से जो बकिया क्वेश्चंस रह जाएंगे वो इंशाल्लाह कर देंगे। अच्छा, तो चलो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो ये बात याद रखना, ये मैट्रिक्स जो है वो आपके पास इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद ये सॉल्व करता हूँ। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन है। अभी इसके अंदर और भी पार्ट्स हैं तो मैंने सिर्फ अभी 2 उतारे हैं, इसके बाद मैं ये सॉल्व करके मज़ीद उतारूँगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपने मैट्रिक्स को सॉल्व करने से पहले उसको पहचानना होता है कि मैट्रिक्स जो है वो किस तरह का है। जैसे आप इक्वेशंस को पहचानते हो ना कि अगर उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो ये लीनियर नहीं है, इक्वेशन जो है वो कर्व की हो गई। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते हो, क्यूबिक इक्वेशन को, फोर्थ इक्वेशन को, फाइव्थ इक्वेशन को। इसी तरह आप जो है वो दूसरी किस्म की इक्वेशंस को भी पहचान रहे होते हो, टेंजेंट की इक्वेशन या इस तरह से अलग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स चैप्टर में भी आपको मैट्रिक्स को पहचानना होता है कि ये किस तरह का मैट्रिक्स है। आपके पास बहुत सारी किस्म के मैट्रिक्स होते हैं, सिंगुलर, स्केलर, आपके पास निलपोटेंट मैट्रिक्स, इस वो अभी आप लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने पहले शायद निलपोटेंट या हर्मिशियन इस तरह के मैट्रिक्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस कोर्स में आपके वो शामिल हैं। तो वो भी मैं सिखा दूंगा कैसे पहचानते हैं, बस उसको थोड़ा सा सॉल्व करना होता है और आप उसको पहचान जाते हो। तो अभी तो आपके पास यहाँ सिंपल मैट्रिक्स 2 दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है। आप बोलोगे कि इसमें सर 0 आ रहे हैं, तो शायद ये हो सकता है कि ये नल मैट्रिक्स हो। तो देखो, नल मैट्रिक्स क्या होता है, चाहे जितनी भी रो हो, जितनी भी कॉलम हो, सब 0 होंगे, तो वो नल मैट्रिक्स है। उसको आप हमेशा याद रखना, क्योंकि नल मैट्रिक्स बहुत सिंपल ही होता है आपके लिए। तो नल मैट्रिक्स याद रखना, हर रो, हर कॉलम में मौजूद हर एलिमेंट 0 रहेगा। अगर यहाँ पर 1 आ गया तो अब ये नल मैट्रिक्स नहीं रहा, क्योंकि वो 1 आ चुका है। तो तमाम चीज़ें 0 होनी चाहिए, नल मैट्रिक्स की ये कंडीशन है। तो ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है, देखो ये वाला जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल। अब डायगोनल कैसे है मैं बताता हूँ। DIA डायगोनल, GONA, वो डायगोनल आपने पढ़ा था ना, रेक्टेंगल के अंदर जो आता था, ये उसी टाइप का कुछ है, ठीक है, मैट्रिक्स। तो ये स्पेलिंग इसकी ऐसे लिखी जाएगी, अगर आप इसको लिख रहे हैं प्लूरल के अंदर मैट्रिक्स, तो वैसे लिखना है तो ऐसे लिखी जाएगी सिंगल में। अच्छा, देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि सिर्फ इसके डायगोनल में नंबर मौजूद है, सिर्फ ये इसके डायगोनल में नंबर मौजूद है। इसके ऊपर और नीचे जो भी नंबर है 0 हैं। जैसे कि ये 1 to 2 यानी पहली रो और दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है ये 0 है। इसी तरह पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट 0, इसी तरह ये नीचे वाला भी 0 और ये 0। तो सिर्फ डायगोनल में इसके नंबर है। हाँ, वो नंबर चाहे आपके पास कोई भी हो, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अलग अलग हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर सेम हो जाएंगे तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, उसकी एक और नाम जो है हम देंगे। अच्छा, अब आ जाओ अपने इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर। अगर मैं आपको कहूँ इसमें रॉ कितनी है, तो आप कहोगे 1, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें 3 रॉस हैं, एक रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ। तो ये आपके पास रॉ मैट्रिक्स तो नहीं हुआ, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉलम तो 1 है लेकिन रॉ 3 बन रही हैं, एक ये 3 की रॉ और एक ये 4 की रॉ और एक ये 7 की रॉ। तो ये देखें छोटी क्या चाह रही है पता नहीं। तो यहाँ पर ये देख लें, आप इसको छोड़ देते हैं छोटी को। तो ये 3 आपके पास इसमें रॉस हैं, एक कॉलम है, लेकिन इसे एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को आप बोलते हो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अगर एक रॉ होती यानी सिर्फ ऐसे एलिमेंट होते हैं, स्क्वायर रूट 3, 4, 7, तो ये हो जाता है आपके पास रॉ मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कॉलम तो 3 होती हैं लेकिन रॉ 1 होती, तो इसलिए। अच्छा, अब ये समझ गए ना, अब आगे चलते हैं। ये आसान है, एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है। अच्छा, 3 और मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, और ये चूटी यहाँ पर कुछ ढूंढ रही है। अच्छा, तो यहाँ इसको कोई खाना नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है खाने के लिए, मतलब इस बोर्ड पर।
तो अच्छा देखो, अब इधर आ जाओ, अब हो गया मजाक, इधर आ जाओ। अब ये देखो, आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ये कॉलम अलग अलग है इसमें, लेकिन इसमें एक ही रॉ है इसमें, मतलब कॉलम तो अलग अलग हैं लेकिन रॉ इसमें एक है। ये आयोटा और 2 ये दोनों एक ही जो है एक्सप्रेशन है, ये अलग अलग नंबर नहीं है, एक ही टर्म है, ठीक है। तो ये आपके पास एक आपके पास कॉलम हो गया, ये आपके पास दूसरा, ये आपका तीसरा कॉलम हो गया, लेकिन इसमें रॉ एक ही है और वो रॉ इस तरह से आ रही है। तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? मैंने बताया था ना, अगर एक रॉ होगी तो वो रॉ मैट्रिक्स है और एक कॉलम होगी तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया रॉ मैट्रिक्स, ठीक है, रॉ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको अच्छी तरह से पहचानना, वरना उसके बगैर आपका आंसर कंसीडर ही नहीं होगा। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर आओ, अब इसमें भी आपके पास डायगोनल ही है, इसमें भी आपके पास डायगोनल ही है, ये भी एक डायगोनल ही बनता है, लेकिन ये यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये आपके पास है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब मैं बताता हूँ उसको कैसे पहचानते हैं। उसकी कंडीशन है आपके पास, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन है आपके पास कि अगर आपको जो गिवन है, फॉर एग्जांपल इसको ए के बराबर ले लो, इस मैट्रिक्स का नाम रख दिया हमने ए, ठीक है। अब अगर मैं इस ए का मैं क्या करूँ, कॉन्जुगेट ले लूँ। आपको पता है कॉन्जुगेट किसका लिया जाता है? आयोटा वाली टर्म्स का। और कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज ले लूँ तो आंसर जो है मेरे पास ए नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये चीज़ हो गई तो ये हमारे पास है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे करना है सॉल्व? तो बहुत आसान है, अब यहाँ पर इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। देखना ये इसकी यही चीज़ बनेगी, आपके पास ए है ना, पहले मैं ए का कर रहा हूँ कॉन्जुगेट, तो मैंने कॉन्जुगेट कर दिया यानी मैंने बार लगा दिया, तो इससे पता चल रहा है कि कॉन्जुगेट हुआ है। ज़ीरो का तो कॉन्जुगेट कुछ भी नहीं है, लेकिन आयोटा का कॉन्जुगेट आपके पास माइनस हो जाता है, ठीक है, -1 आ जाता है, माइनस आयोटा हो जाता है, क्योंकि आयोटा की साइन तब्दील हो जाती है ना। तो देखो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है, आयोटा प्लस में, तो यहाँ भी आयोटा माइनस में हो गया और ये ज़ीरो हो गया। अच्छा, अब इसका ट्रांसपोज कर दो। अब ट्रांसपोज में क्या कर सकते हो? दो कंडीशन है, चाहे तो रॉ को कॉलम बना दो या कॉलम को रॉ कर दो। तो मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। अब ट्रांसपोज आपने लिया है, उसके लिए कैसे पता चलेगा? आप ये टी लगा देते हो इसके ऊपर, ठीक है। जब भी अगर आप चाय में दूध डालते हो तो चाय का रंग चेंज हो जाता है ना, ऐसा तो नहीं ना चाय का रंग काला ही रहता है। तो इसी तरह से अगर आप ए का ट्रांसपोज ले रहे हो, ए कॉन्जुगेट का, तो फिर ये टी लगाना तो ज़रूरी है ताकि पता चले कि आपने कर लिया है। तो ये मेरे पास रॉ है, इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ, ज़ीरो और माइनस आयोटा। अच्छा, अब ये मेरे पास रॉ है, मैं इसको कॉलम बना रहा हूँ, माइनस आयोटा और ज़ीरो, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। क्यों? क्योंकि रॉ को कॉलम बना लो या कॉलम को रॉ बना लो, एक ही बात है। अभी मैंने रॉ को कॉलम बनाया था, अब मैं कॉलम को रॉ बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको यहाँ से समझ में आ गया तो फिर आगे ईजी हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने बनाया था रॉ को कॉलम, अब मैं कॉलम को रॉ बनाता हूँ। तो ज़ीरो और आयोटा, इसको उठाकर यूँ लिख देता हूँ, ज़ीरो माइनस आयोटा। तो उस सिचुएशन में भी देखा आंसर सेम आ रहा है। कॉलम को रॉ बना देता हूँ, ठीक है, रॉ को कॉलम, कॉलम को रॉ, एक ही बात होगी। अच्छा देखो, दोनों सिचुएशन में आंसर एक ही तरह मिल रहा है, यानी बात सही है। लेकिन अब आप इससे माइनस कॉमन निकाल लो, आप इससे माइनस कॉमन निकाल लो। तो ये माइनस कॉमन निकालोगे तो ये तो ज़ीरो था, इसके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस ना माइनस, तो ये ऐसे ही रहेगा। और होता भी तो भी वो ज़ीरो हो जाता। अच्छा, यहाँ माइनस था लेकिन कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस का हो गया है, ये माइनस था कॉमन निकाल लिया तो प्लस का हो गया, ये ज़ीरो तो ऐसे ही रहेगा। अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? ए, क्योंकि मैंने लेट सपोज करा था ना शुरू में ही, तो आप लोग भी सपोज कर लेते, ठीक है। तो ये ए आ गया। अच्छा, अब ए नेगेटिव आ रहा है, ए नेगेटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि माइनस भी तो कॉमन निकाला ना। तो देखो ये कंडीशन, यही चीज़ बन गई। तो यही तो बोल रहे थे, जब भी तो मैंने बोला कि ये आपके पास है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग को आसानी हो जाएगी समझने में ना। तो ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा, ठीक है, थोड़ी जगह कम है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, SKEW, स्क्यू लिख दिया मैंने, ठीक है। ये स्क्यू है, हर्मिशन, ये मैट्रिक्स का एक नाम है और एक किस्म है, टाइप है, हर्मिशन, TIA, हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। वो वाला मैट्रिक नहीं जो आपने किया, ये मैट्रिक्स है। तो बात समझ गए? कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ, इसी तरह से हम इसको देखते हैं। इसको मैं मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई थी हमारे पास कि ए कॉन्जुगेट लेकर फिर ट्रांसपोज लेकर वो ए नेगेटिव में ही निकला था। तो ये इस कंडीशन में बनता है स्क्यू HER, हर मिशन TIA एंड मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आपका जो है वो ड्राइव हो गया।
अच्छा, अब इसकी तरफ आओ। देखो, अगर आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब ये यूनिट मैट्रिक्स इसीलिए है क्योंकि इसके जो आपके पास डायगोनल में नंबर मौजूद है वो सब एक जैसे हैं, और एक जैसे होने के साथ साथ वो 1 भी हैं। तो ये आपके पास सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहा, ये एक और मैट्रिक्स की किस्म बन गई जिसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर पता है क्या है? 4 to 4, यानी 4 रो है 4 कॉलम है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये तो आसान थे। अच्छा, अब मैं ये रिमूव करता हूँ और लिखता हूँ और उसको फिर समझाता हूँ। तो यहाँ पर अब आपके पास जो है वो बहुत सारी चूटियाँ आ गई हैं, तो इसे हटाएँ। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अब मैंने मारूंगा नहीं, वरना फिर बेचारे बेज़ुबान है, फिर बच्चे मुझे बोल रहे होंगे सर आपने चूटियों को मार दिया, तो इसलिए। चलो अब इधर देखो, इसको क्या लिखा हुआ है, ठीक है, खुद चली जाएंगे। असल में रोशनी है ना, मैं यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, मेरे हाथ की परछाई आ रही है, तो ये बल्ब लगा हुआ है, अब दिख रहा होगा आपको परछाई, तो उससे वो अट्रैक्ट हो रही हैं। अब मैं बार बार हटा रहा हूँ फिर भी नहीं हट रही हैं। बारिश का मौसम भी होने वाला है, तो शायद इसीलिए भी ज़्यादा ये इंसेक्ट आ रहे हैं। तो देखो भाई, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कि 0 मतलब 2 0 और 0 -2। ऑर्डर में अभी देखना आपको सिखा दूंगा, वो ऑर्डर देखने वाला मैट्रिक्स का तरीका आगे आ रहा है, तो इसलिए मैं उसको उधर पढ़ा दूंगा। अभी सिर्फ पहचानना है आपने। तो देखो यहाँ पर आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? देखो, अगर ये 2 2 होता ना तो ये डायगोनल नहीं रहता, एक और मैट्रिक्स की एग्जाम बन जाती। लेकिन ये 2 और -2 दो अलग अलग नंबर हैं। आपको कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि 2 = -2, ठीक है, ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता। तो ये आपके पास क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये ओ नहीं है, मैंने ए बनाया, ठीक है, इसको इग्नोर करना है, इसको जाने दो। अच्छा, अब देखो इधर, अब आपके पास ये भी 7 √7, हाँ ये मैंने 7 थोड़ा अलग तरीके का लिखा, ये वाला अलग, लेकिन ये वाला अलग है सारे 7। तो √7 और ये 6 नहीं है, ये 0 है, ठीक है। तो ये तमाम सेम है। इस तरह के मैट्रिक्स को आप डायगोनल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें ख़ास कंडीशन पाई जा रही है। यूनिट भी नहीं कह सकते क्योंकि 1 नहीं है ना। इसको आप कहोगे स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की ये खसूसियत रहेगी, स्केलर मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डायगोनल होगा ना, होगा तो इसमें भी डायगोनल ही हमेशा, लेकिन वो डायगोनल में तमाम नंबर सेम होंगे। फॉर एग्जांपल 1 के अलावा और 0 के भी, क्योंकि 0 आ गया तो बिनल मैट्रिक्स हो गया ना। जैसे कि 2 2 2 2, 3 3 3 3, और यहाँ कुछ भी ले लो, -2 -2 -2 -3 -3 -3, वो कुछ भी रख सकते हो आप। अब ये वाला मैट्रिक्स आप देखकर कंफ्यूज हो सकते हो, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि देखो, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल में 0 होने की ज़रूरत नहीं है, यानी डायगोनल में 0 नहीं चाहिए होता। डायगोनल में कोई नंबर चाहिए होते हैं और उसके ऊपर और नीचे तमाम चीज़ें 0 चाहिए होती हैं। तो ये डायगोनल नहीं है, ना ही ये स्क्वायर है, ना ही ये स्केलर, ना ही ये आपके पास और कोई मैट्रिक्स है। तो इसको अब हम आगे के मैट्रिक्स में देखेंगे, यानी स्क्वायर, डायगोनल, यूनिट और इस तरह के मैट्रिक्स से ऊपर उठ के देखेंगे। अभी मैंने एक टर्म पढ़ाई थी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, लेकिन ये स्क्यू नहीं है। अब स्क्यू क्यों नहीं है? ये सिर्फ हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब मैं बता रहा हूँ, उसके बाद प्रूफ करके दिखाऊंगा। पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक फॉर्म बन जाए। अब ये हर्मिशन मैट्रिक्स कैसे है? ये इस कंडीशन को ओबे करेगा कि अगर आप ए का कॉन्जुगेट ले लो, और इसमें देखो आयोटा भी आ रहे हैं, तो आप इस तरह से भी पहचान सकते हो। अगर आप ए का कॉन्जुगेट लेके और उसके बाद ट्रांसपोज कर लो तो ये ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आप करोगे लेकिन वो ए ही बन जाएगा दोबारा। तो इस पूरे मैट्रिक्स को मैंने सपोज कर लिया ए के बराबर, ठीक है। और अब इस कंडीशन को मैं प्रूफ करके चेक करता हूँ। अगर इस कंडीशन को इसने प्रूफ किया तो ये बात सही हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ ए का कॉन्जुगेट आप अच्छी तरह जानते हैं, सिर्फ आयोटा की साइन तब्दील। 0 के साथ कोई आयोटा नहीं है, माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। देखो ये माइनस था तो अब ये प्लस में गिना जाएगा ना हमारे पास, थोड़ा सा मैं बड़ा चाहिए होगा इसे। अच्छा ये देखो, ये 0 को तो कोई साइन तब्दील नहीं करनी पड़ेगी, ये माइनस था तो +4 आयोटा। अच्छा देखो, ये प्लस था, सॉरी माइनस था तो ये प्लस हो गया ना, लेकिन प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये 0 तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ तक तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब मैं एक छोटा सा स्टेप आगे करूँगा। अब मैंने कहा था कि पहले आपने कॉन्जुगेट लेना है, उसके बाद आपने
ट्रांसपोज ले लेना है, ऐसे होता है ना ट्रांसपोज, ठीक है। तो टी लगाएंगे क्योंकि पता चल जाए ट्रांसपोज हो रहा है। अच्छा, अब देखो मैं आगे क्या करता हूँ। अब आगे मैं करूँगा 0, ठीक है, रॉ को कॉलम बना दूंगा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, ठीक है। रॉ पूरी कॉलम में लिख दी, आयोटा 0 4 आयोटा। अब ये वाली रॉ पूरी कॉलम में उठा के रख दी। अब ये वाली रॉ पूरी कॉलम में रख दूंगा, 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा एंड 0 लास्ट में। तो देखो ये वाला चीज़, ये वाली चीज़ सेम हो गई। देखो 0 आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा 0 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा 4 आयोटा 0 0। तो इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ। तो हमने चेक करा कि जब हमने ए का कॉन्जुगेट किया और दोबारा ट्रांसपोज किया तो वो ए ही आ गया, यानी ये हमारे पास स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल एंड इजी, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आगे थोड़े से हो जाएगा मुश्किल, लेकिन अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक है, ये ओ ये आता है हर्मिशन में, ठीक है। तो बाकी तो सब कुछ सही है। अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ करते हैं काम। 8 मैट्रिक्स हमने देख लिए हैं अब तक। अब हम बस अपना आखिरी 9वां मैट्रिक्स देख लेंगे, और वो आप लोग भी पहचान सकते हो क्या है, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अब आपके सामने आ गया लास्ट हमारा मैट्रिक्स। इसको पहचानना है क्या है। देखो आयोटा आ रहा है तो बहुत हद तक चांस है कि ये स्क्यू हर्मिशन या हर्मिशन मैट्रिक्स हो सकता है। तो 2 माइनस आयोटा 5 आयोटा आयोटा 3 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा 4, इसको करते हैं। तो हर्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन पहले लगा लीजिए, क्योंकि फिर उसी से स्क्यू हर्मिशन की भी निकल जाती है कंडीशन, कि अगर ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने पर ए आता है तो ये हर्मिशन हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो आपने कॉन्जुगेट ही करना होगा। इसको बराबर सपोज करिए, लेट ए करिए, इसे ए पूरे मैट्रिक्स को ए के बराबर रखिए, और आप इसका कॉन्जुगेट लेने जा रहे हैं तो इस पर बार आ जाएगा। अच्छा, तो देखो 2 की तो साइन कोई तब्दील नहीं होती, क्योंकि 2 आपके पास एक रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट की साइन तब्दील होती है कॉन्जुगेट में। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 5 आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा। थोड़ी सी मैं जगह ले लेता हूँ। तो ये आयोटा हो गया माइनस का, क्यों? क्योंकि वो प्लस का था, कॉन्जुगेट से माइनस। ये 3 ही रहा आपके पास। ये 7 आयोटा हो गया, क्योंकि उसके साथ आयोटा है। ये माइनस था तो प्लस 5 आयोटा हो गया। ये 7 आयोटा हो गया, और ये 4 एज इट इज आ गया। तो ये आपके पास हो गया मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। अब इसका ट्रांसपोज हो जाएगा बस आपके पास। तो ये देखो 2 आयोटा और माइनस 5 आयोटा, इसका ट्रांसपोज नहीं, इसका ट्रांसपोज होगा। माइनस आयोटा 3 माइनस 7 आयोटा 5 आयोटा 7 आयोटा 4। अब इसको चेक करते हैं, ये दोनों मैच करते हैं। तो देखो 2 और माइनस आयोटा 5 आयोटा आयोटा 3 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा 7 आयोटा 4 आयोटा। तो देखो ये बात तो ठीक हो गई बिल्कुल। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास इसके बराबर। तो ये कौन सा मैट्रिक्स की कंडीशन होती है? हर्मिशन हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। इसी तरह भी 3 क्वेश्चन और करने हैं हमने, तो वो क्वेश्चन नंबर। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्योंकि ये आपको मैट्रिक्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आपने पहले बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है। तो मैंने कहा था कि आप मैट्रिक्स की मदद से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, तो इसी तरह से आप डेटा भी मैट्रिक्स में एंटर करके डेटा को एनालाइज भी कर सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, अ न्यूज़पेपर एजेंट। अब देखो एजेंट कौन होता है, ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अ न्यूज़पेपर एजेंट, देखो आपने हाउस एजेंट सुना होगा, प्रॉपर्टी एजेंट सुना होगा, कार एजेंट भी सुना होगा, इसी तरह से और भी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूज़पेपर एजेंट होता है ना, वो ये करता है कि न्यूज़पेपर कंपनी से लेता है, जो कंपनियां या जो अखबार बनाने वाले इदारे हैं जो बनाते हैं उनसे लेता है और आप तक पहुंचाता है, यानी एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट आपको लाके तो नहीं दे रही होती, तो ये लोग लाके देते हैं। ये टाउन वाइज भी होते हैं, टाउन यानी एक शहर के मुख्तलिफ टाउन बना दिए जाते हैं। ये टाउन इलाके वाइज भी होते हैं,
या ये आपके शहर वाइज भी हो सकते हैं। तो उसका एक रिकॉर्ड है, यानी वो न्यूज़पेपर बेचने वाले का एक रिकॉर्ड हमारे पास आया है। अब वो क्या रिकॉर्ड है? द नंबर ऑफ पेपर्स सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ 1 वीक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो नंबर ऑफ पेपर है ना, यानी जो उन्होंने पूरे हफ्ते पेपर बेचे हैं हर दिन, वो हमारे को लिख के दे दिया गया है। यानी क्या लिख के दिया गया है? हमारे पास मौजूद है एक हफ़्ता, यानी ये पूरा काम एक हफ़्ते के लिए किया गया है, लेकिन एक हफ़्ते में हमने 2 मुख्तलिफ़ अखबार बेचे हैं, रोज़ 2 मुख्तलिफ़ अखबार बेचे हैं। तो अब इससे हमें पता चल पा रहा है कि कौन सा अखबार ज़्यादा बिका, कौन सा कम बिका। अब डेली डॉन बहुत मशहूर अखबार है, आपने देखा होगा, और डेली जंक भी बहुत मशहूर अखबार है, इंग्लिश में भी आते हैं दोनों। तो मंडे वाले दिन डेली डॉन बिका 80, यानी इसकी 80 कॉपियाँ बिकी। अच्छा, बेसिकली आपने करना क्या है? आपने ना इसका मैट्रिक्स बनाना है और बताना है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा। फिर उसके बाद सॉल्व करने का नहीं है यहाँ पर, बस मैट्रिक्स बनाकर छोड़ना है, काम करना है, ठीक है। तो देखो, मंडे को बिके 80 और 100, 80 अखबार डेली डॉन के और 100 अखबार जंक के। अच्छा, इसी तरह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अब थर्सडे को देख लेते हैं। थर्सडे को डेली डॉन के कितने बिके? बिल्कुल सही, 95। और डेली जंक के कितने न्यूज़पेपर बिके? वो भी 95। तो यानी दोनों सेम बिके। ज़्यादा कौन से अखबार बिक रहा है? डेली जंक बिक रहा है, तो नंबर उसका ज़्यादा बड़ा बड़ा आ रहा है ना, इसलिए। अच्छा, संडे वाले दिन अखबार कम बिके हैं, डेली डॉन के 70 बिके हैं और डेली जंक के सिर्फ 80 बिके हैं। अब इसका हम मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स के लिए याद रखना, ये डिटर्मिनेंट के लिए होता है। जब आप ये लगा देते हो तो ये मैट्रिक्स के लिए होता है। तो 80, 90, 100, 95, 85, 75, 70। कुछ वैल्यूज़ बाहर निकल गई, इनको मैं थोड़ा करीब करीब करके लिख देता हूँ क्योंकि वो बहुत दूर दूर चले गए ना, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो ये आ गए फिर 100, 110, 90। अब इसको आप मुख्तलिफ एनालाइज कर सकते हो इस डेटा को ना, जो हाथ में आपके आया। 80, तो देख लेते हैं 80, 90, 100, 95, 85, 75, 70, 100, 110, 90, 95, 105, 85, 80। तो अब देखो कितने रो है, कितने कॉलम। तो रो तो 95 में आ रही है, 2 रो है, तो यहाँ 2 लिख दो। कॉलम कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स हुआ 2/7 का। ऑर्डर क्या हुआ इस मैट्रिक्स का? ऑर्डर यानी कितनी रॉज हैं, कितने कॉलम्स हैं, इसको कहते हो आप ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर इसका हो गया आपके पास 2/7। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब इससे मिलता जुलता तो नहीं है, बल्कि अलग ही क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ सारे वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि या तो MCQs में आते हैं, या तो फिर आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं मैट्रिक्स के, ठीक है। हाँ, पेपर में बेशक ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो आगे का समझ ही नहीं आएगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो देखो अब आपने ना वैल्यूज़ बतानी है कि ए की वैल्यू क्या है, क्योंकि देखो ये ए, बी, सी, डी, ये आपके पास जो है वो वेरिएबल्स हैं, यानी इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मौजूद है जो कि हमारे को पता होनी चाहिए। क्योंकि हमें अगर वैल्यूज़ ही नहीं पता होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि आप जाकर दूध ले आओ, तो आप बोलोगे कितने का है, यानी वैल्यू मांगोगे ना एक। आप ऐसे तो नहीं दुकानदार के पास जाओगे, बोलोगे दूध दे दो, वो दे भी देगा, चलो, तो क्या दोगे उसे? पैसे कितने दोगे? वैल्यू पता होगी तो पैसे दोगे ना। हाँ चलो, कभी 100 रुपये दे रहे हो, कभी 1000 रुपये, कभी 5000 रुपये। तो जब आप दूध लेके जा रहे होगे ना, वो दुकानदार आपको आवाज़ मार के बोलेगा, हाँ रोज़ आना मेरे पास दूध लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से पैसे दे जाते हो, आपको पता ही नहीं होता कितने पैसे दे के जाने हैं, तो वो बहुत खुश होगा दूध वाला आपसे। तो इसीलिए तरह भाई यहाँ भी है कि अगर आपको ए में वैल्यू पता है तो ज़्यादा अच्छा होगी, बी में वैल्यू पता है तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना तो फिर काम नहीं होगा। ये मिसाल मैं एक ऐसे इंसान की दे रहा हूँ जो कि पहली बार दूध खरीदने जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब आओ इधर, ए की वैल्यू क्या है, कैसे पहचानोगे? देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो भी है वो एक ही है, मतलब यहाँ से जो ये वाली वैल्यू ना वो एक ही है, ये बी की, ये सी की, ये डी की, समझ गए ना। तो चाहे अगर यहाँ पर ए मिस होता तो यहाँ पर जो वैल्यू होती वो एक ही होती, अगर यहाँ पर बी मिस होता या यहाँ पर बी लिखा होता, यहाँ पर कोई वैल्यू, तो जो भी वैल्यू होती वो बी की होती, इस तरह होता है। तो ये वाली वैल्यू इससे लिंक कर रही है, a = 7 आयोटा, ठीक है। b क्या है, और हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू कभी भी b की नहीं होगी, ना ये c की, या ना ये d की, ये हमेशा c की रहेगी, ये a की, ये b की, ये d की, a b c d, a b c d, सही, ये याद रखना ऑर्डर इसका।
अच्छा, इसी तरह सी की वैल्यू चेक करो। देखो यहाँ सी, क्योंकि देखो ये बराबर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ के बराबर है। 8 आयोटा, कुछ तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 आयोटा, तो ये हो गया, बस इतना ही करना था, इसमें कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना था। तो ए की वैल्यू 7 आयोटा, बी की वैल्यू -4 आयोटा, सी की वैल्यू 8 आयोटा, एंड देन लास्ट द डी की वैल्यू इज़, एंड देन लास्ट द डी की वैल्यू इज़, एंड देन लास्ट द वैल्यू ऑफ डी इज़ आपके पास कितनी आ रही है। मैं इस पर एक बार से ज़रा कन्फर्म भी करता हूँ। हाँ, तो ये आ गया मेरे सामने। हाँ बिल्कुल, 7 आयोटा, 8 आयोटा, 7 आयोटा, -4 आयोटा, 8 आयोटा और 6 आयोटा। तो समझ गए ना। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं उतारता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट लेके पढ़ें, इंटरेस्ट से मुराद है दिलचस्पी लेके पढ़ें, ठीक है। तो दिलचस्पी रख के पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह आपको पढ़ाई में मज़ा भी आएगा, सीखेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। याद रखना, तालीम ही वो ज़रिया है जो आपको क्विक सक्सेस पे ले जा सकती है, ठीक है। तालीम हासिल करें, अच्छे इंसान बने और दुनिया में अपना मकाम और मर्तबा बनाएं। अगर आप इंजीनियर बनेंगे तो आपके नाम के आगे लिखा होगा इंजीनियर, अगर डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर, साइंटिस्ट बनेंगे तो साइंटिस्ट, एमएस करेंगे या बीएस करेंगे किसी साइंस फील्ड में तो बीएस लिख दिया जाएगा, बीएस अली, बीएस उसामा, बीएस फैज, ठीक है। तो ये याद रखें, सेम वही सिनेरियो, सेम वही चीज़। ये वाली वैल्यू डी की, क्योंकि देखो यहाँ पे डी लिख दिया ना उन्होंने, तो इसलिए हमें उसकी वैल्यू डी लेनी पड़ जाएगी, ठीक है। वैसे ये वाली वैल्यू हमेशा बराबर होगी। अगर यहाँ पर डी नहीं लिखा होता, ए लिखा होता तो ए = 2 लिखता। अगर यहाँ ए नहीं लिखा, उन्होंने सी लिख दिया तो सी = 2 लिखता, लेकिन अभी डी लिख दिया तो डी = 2 लिखूँगा मैं, ठीक है। तो इसको ए नहीं लिख दीजिएगा अपने पास से, वो वहाँ ए था लेकिन यहाँ इसे डी कहा है इन्होंने। डी = 2, ई = -3, जी = 5G, जो कि अभी आना शुरू हो गया मुल्क में। F9 आपको पता है ना, इस्लामाबाद के एक इलाके का नाम भी है। -4, देखो 0 0 तो 0 0 के बराबर आएगा। C = 7, -1 = -1, तो ये भी आपके पास कितना आ रहा है, 0 ही आ जाएगा, लेकिन -1 = -1 लिखें। जल्दी से मैच करते हैं ताकि आप लोगों का ना टाइम ज़ाया ना हो। हाँ, तो ये रहा आपके पास, थोड़ा सा जंबल ऑर्डर में दिया इन्होंने। तो D = 2 बिल्कुल सही है। थोड़ा सा उधर उन्होंने जंबल ऑर्डर में दे दिया, ABCD पहले करके लिख दिया, तो इसको भी हम भी ना ऑर्डर वाइज सेट करा देते हैं। ये जंबल ऑर्डर में है, वो सेट वाइज ऑर्डर में है, तो सेट करके लिखना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो सेट करके ऐसे लिखो कि पहले ए की वैल्यू लिखो, क्योंकि तो वो ABCD करके आप काउंट करते हो ना, तो -2, फिर बी की वैल्यू लिखो जो कि आपके पास है -4, फिर सी की वैल्यू लिखो जो कि आपके पास 7, ABCD। मैं कहा आप भी सोच रहे हो कि शायद मैं भूल गया ABCD। चलो कहाँ है भाई, डी का ये रहा। अच्छा, ABCD EFG और H तो है ही नहीं, तो H लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ना, ठीक है। जो है नहीं तो लिखना ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। तो ये 2 वैल्यूज़ नहीं आएंगी क्योंकि ये ABCD में से किसी चीज़ के बराबर नहीं है। -2, -4, 7, ठीक है, 2, 3, 9, 5। अब आ जाएँ, इसको मैच करते हैं, पेपर में भी ऐसे ही कर दीजिएगा। -2, -4, 7, 2, -3, 9, 5, और बाकी ये दोनों नहीं लिखे क्योंकि वो ABCD में किसी चीज़ के बराबर नहीं थे ना, इसलिए। तो ये समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 3 नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने 3 लिखा हुआ है। ये एक छोटी सी मिस्टेक है, इसे सही करें, ये 2 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, वो 3 होगा। देखें, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसे मुझे आपको समझाना है थोड़ा डिटेल में, ताकि आपको मैट्रिक्स से अननोन वैल्यूज़ निकालना आ जाए। वैसे तो आ गई हैं, लेकिन अब वो x y 60 दे दी हैं, तो क्या x और y दोनों की वैल्यू 3 होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कंडीशनें आपको दी हैं तो निकल जाएंगी। सबसे पहले आपने ड्रॉ करनी होगी ये 2 लाइनें जो मैं बना रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो,
इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है, क्योंकि देखो बीच में इक्वल टू लगा हुआ है। x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन है पहले बनाइए, उसके बाद बाकी काम करेंगे। 0 को 0 से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, z को 3 इससे कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि हमें अननोन चीज़ें पता करनी है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई। 9 को 9 से कंपेयर करके भी कुछ नहीं मिलेगा, और 2x प्लस वाई को कंपेयर करना पड़ेगा हमें। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इससे आप इक्वेशन 3 का नाम देंगे। 6 को 6 कंपेयर करके भी नहीं मिलेगा, a को इससे कंपेयर करना पड़ेगा। जहाँ आपका कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएबल आ रहा हो, तो वहाँ आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छा छोटी बोलिए, मेरे को भी सिखाओ, तो इसको भी सिखाते नहीं, भगाते हैं इसको। अच्छा देखो, सबसे पहले आप उठा लो इक्वेशन 1, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूज़ इक्वेशन 1 और सेट करा दो उसको x के लिए। x इक्वल टू 3 माइनस वाई, ठीक है। y वहाँ प्लस था, x के साथ वहाँ जाके माइनस हो गया। अच्छा अब लिखो पुट x इन इक्वेशन 2 नहीं 3, ठीक है 3, क्योंकि वहीं पे आपको कोई वैल्यू हासिल होगी। तो ये आ गया मेरे पास 2। अब x किसके बराबर है आपके पास? 3 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 4। अच्छा 2 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस 2 वाई प्लस वाई इक्वल टू 7। चूटियाँ तो यहाँ डांस कर रही हैं। तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 4, उधर ले जाओ। 6 माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू 2, ये आपकी एक इक्वेशन ड्राइव, ये आपका y ड्राइव हो गया। अब इस y की मदद से आप z भी निकाल सकोगे और भी चीज़ें निकाल सकोगे। लेकिन पहले a निकालते हैं क्योंकि a हमारे पास ज़्यादा इजीली आ जाएगा ना, उसके लिए हमें कोई ज़्यादा अप्रोचेस नहीं करनी पड़ेगी। तो पुट y इन इक्वेशन इक्वेशन 4, ठीक है, नाम देख रहा था मैं उसका। तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो a इक्वल टू 1 आपका काम हो गया। x भी तो चाहिए, तो x के लिए आप y को ही पुट कर दो एंड 1 दोनों में एक साथ पुट कर दो इन इक्वेशंस 4 एंड 1, 2 इक्वेशन है ना। तो x प्लस 2 इक्वल टू 3, उसको उधर ले जाओ। 3 माइनस, तो x इक्वल टू 1। एक और चीज़ अननोन है, वो है z। तो पुट x इन इक्वेशन, वर्डिंग लिखना ज़रूरी है। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है वर्डिंग लिखनी है नहीं लिखनी, तो लिखनी है भाई, इसी से आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी आएगी। इक्वेशन 2, ठीक है। तो z इक्वल टू 3 और ये 1 आया, तो z इक्वल टू 3। आंसर ऐसे नहीं देना, पर आंसर कैसे देना मैं बताता हूँ। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। ए क्या निकाला था? सबसे पहले ए लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है ना, इसलिए ए। उसके बाद बी है नहीं तो डायरेक्ट एक्स से लिखेंगे। 1 आया। सी नहीं है, वाई एक्स वाई और एंड 3। ये आपका अप्रोच थी और बिल्कुल सही थी और आंसर सही आ रहा है। अच्छा थोड़ा सा ये शायद ख़राब हो गया हमसे, अब सही है। जल्दी जल्दी में ना लाइन डालना ना मुश्किल काम है, ठीक है। ये हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक आ गया है, हमारा काम बिल्कुल ठीक हो गया है। इसको चेक करते हैं ज़रा। हाँ, A1 X1 Y2 Z3 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं, जो लास्ट है। इसके बाद ये वीडियो ख़त्म, अगले कल वीडियो बनाऊंगा फिर आपके लिए। अच्छा देखें, ये आसान आ गया है, तो ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। हाँ, हर्मिशन मैट्रिक्स में तो ये आप खुद भी कर सकेंगे, लेकिन मैं करा देता हूँ, आप लोग अपने आंसर मेरे से कंपेयर करिएगा, ठीक है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखो ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब होता है हर किसी का निकालें।
ऐसा नहीं कि शुरू के 1-2 का, तो हर किसी का कर लीजिए। अपने आप को ना चैलेंज दिया करें कि मैंने अब तमाम पार्ट्स और एक्सरसाइज करनी है, तो फिर ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। देखो इसमें तो आपके पास रॉ ही एक है, तो ये पूरा का पूरा बस एक कॉलम ही बनेगा, यानी रॉ मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, सॉरी हाँ, रॉ मैट्रिक्स आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स में। तो -4 3 6, समझो ये ए था, ठीक है। अब ये एक टी बन गया है, ऐसे हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। -4 3 6 मैं कंपेयर इसीलिए कर लेता हूँ ताकि ना कोई गलती ना चली जाए, क्योंकि मैं भी जो है ना पूरा दिन ही कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ या पढ़ा रहा होता हूँ, तो इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना, तो सर भी थोड़ा सा दुख रहा होता है मेरा। तो हो सकता है कि बेध्यानी में, अनइंटेंशनली, कभी भी इंटेंशनली गलती तो ना मैं करूँगा और कोई भी नहीं करेगा, लेकिन अनइंटेंशनली हो सकता है, तो इसीलिए मैं फिर कंपेयर करता हूँ यहाँ पर फ़ौरन, और आपको भी अच्छा फ़ायदा हो जाता होगा, ताकि आपको अलग से नहीं देखना पड़ता होगा ना कंपेयर के लिए। तो देखो वही रॉ को कॉलम, लेकिन यहाँ टी लिखूँगा क्योंकि ट्रांसपोज हो रहा है। कॉलम को रॉ भी बना सकते हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रॉ को कॉलम बनाया ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये ज़रूर लगाइएगा, वरना अगर ऐसे छोड़ देंगे ना वो फिर डिटर्मिनेंट के लिए हो जाता है, और डिटर्मिनेंट अलग चीज़ है। 0 -6 आयोटा 2 आयोटा, चाहे कंपेयर करते हैं इसे, चलें। तो 2 आयोटा 5 आयोटा -3 आयोटा, ये -3 था ना, 3 आयोटा आएगा। 0 आयोटा और 0 सिर्फ आयोटा तो नहीं है ना, 6 -6 आयोटा और 2 आयोटा, हाँ बिल्कुल सही हो गया। बस वो मुझसे ना लिखते हुए थोड़ी सी गलती हो गई कि ये 2 आयोटा नहीं था, ये -3 आयोटा था। बाकी तो सब कुछ सही है। आ जाए पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हो गया, बल्कि पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब देखें इसमें तो कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो रॉ मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 3 -4, ऐसा ही कुछ है ना। अच्छा चलें आगे करते हैं, आगे देखते हैं कैसे होगा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको देखें, हमने क्या करना है, रॉ को कॉलम बना देना है, कॉलम को बस रॉ बना देना है। ये ए को ही तसव्वुर करिए। अब ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 8 3 -4, तो ये बिल्कुल ठीक है। कंपेयर कर देता हूँ, 8 3 -4, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद वाला सवाल है, अच्छा इसके बाद वाला सवाल ये रहा, पार्ट 4 होगा ना ये, जी पार्ट 4 होगा ये, ठीक है। 2 आयोटा, ठीक है, ये आ गया। इसको मैं बी के, आप किसी भी चीज़ के बराबर ले सकते हैं, बस वो मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि उसमें बता सकूँ कि आज का ट्रांसपोज हो चुका है। रॉ को कॉलम बना दीजिए। तो रॉ को कॉलम बनाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का होगा कि -2 आयोटा और आयोटा, ठीक है। अच्छा 5 आयोटा 7 आयोटा, तो अब आपके पास देंगे कॉलम, पहले जो है रॉज आ जाती, अब कॉलम ज़्यादा हो जाएंगी। जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ये भी चेंजेस आते हैं, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो कॉलम का नंबर कम हो जाता है, रॉ का बढ़ जाता है, रॉ का कम हो जाता है कॉलम। देखो यहाँ पहले रॉ 3 थी ना, अब 2 हो गई है। तो पहले चेक करते हैं, -2 आयोटा 5 आयोटा 7 आयोटा 2 आयोटा 5 आयोटा, ठीक है बिल्कुल सही है। एक बार मैं इसको कंपेयर कर लूँ विथ ग्लॉसरी भी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। चलिए मैं असल में कंपेयर इसलिए करता हूँ, मैंने बताया ना कि गलती नहीं जाए बस किसी भी तरह से ना, गलती अगर जाएगी तो फिर आप लोगों के सामने इमेज ख़राब होगा मेरा। चाहे इंसान को कितनी भी परेशानी हो एज अ टीचर, लेकिन उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी वो परेशानी बच्चे की स्टूडेंट लाइफ पे असर ना करे। और इसी तरह से और फील्ड के भी लोग होते हैं, अगर कोई डॉक्टर खुद बीमार है तो वो खुद भी लोगों का चेक करने आ जाते हैं, चेकअप करने आते हैं, ताकि और लोगों का भला हो जाए। ए ले लीजिए, तो -8 7 3 0 ट्रांसपोज, ठीक है। आखिरी करते हैं, 7 4 -1 -10 5 2 8 9 3
इसको सी के बराबर ले लेता हूँ, क्योंकि मैं सी के बराबर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला ना किसी की चीज़ के बराबर सपोज़ करना मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इसी चीज़ के बराबर सपोज़ करना। अच्छा देखो 3/3 में ऐसा रहता है या 4/4 सेम रो सेम कॉलम होंगे ना जब भी, तो फिर आपके रॉ कॉलम की वैल्यू नहीं बदलेगी, वो सेम ही रहेगी। जैसे यहाँ रॉ को कॉलम बनाओगे तो 3/3 का ही मैट्रिक्स रहेगा, ऐसा नहीं होगा 3/4 हो जाए। -7 -7 एक उसूल बना लें कि रॉ को कॉलम बनाए, आसान हो जाएगा काम। ये कॉलम को रो बना लें, ठीक है, मैच कर लेते हैं। -7 -10 अपॉन 8 4 5 9 -1 2 3। चलें, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। जो बच्चा ग्रुप में ऐड होना चाहे वो ग्रुप में ऐड हो सकता है। 1500 इसकी सालाना फ़ीस है, जिसमें तमाम सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको जो है वो लाइव सेशन, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, इसके अलावा आपको जो है वो गाइडेंस मिल जाएगी और इंशाल्लाह तमाम चीज़ें। ये पूरे साल की फ़ीस है, ठीक है, 1 महीने की नहीं है, पूरे साल की। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो पूछना ज़रूर, मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।